नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंटल होटल स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक लेजर सर्विसेज वगैरह से बिलोंग करता है, होटल और होटल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में मैं आपको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो हर एक इन्वेस्टर्स को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर वो तीनों चीज़ आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। और हर एक इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो 3 पॉइंट बिल्कुल पता होने चाहिए। जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। मतलब जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई उस स्टॉक ने आखिर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया, जहां से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे उस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में जो दूसरा सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। मोस्टली बंदे क्या सोचते हैं भाई, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो जाहिर सी बात है आप भाई स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल तो देखते ही देखते हो तो कि, लेकिन उनमें से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी ठोक ठोक के भरी है, FII और DII की होल्डिंग भी ठोक ठोक के भरी है, तो भाई स्टॉक जबरदस्त चलने वाला है, यहाँ पे दब के रिटर्न मिलने वाला है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां होती है, जो बारीकियां आपको कम से कम तब पता चलेगा जब आप उस स्टॉक के बारे में 4 या 5 साल तक आप लगातार एनालिसिस करोगे, तब जाके आपको उन बारीकियों का पता चलता है। ठीक है, तब आपको लगता है कि भाई इतनी बड़ी चीज़ हमें अब तक पता नहीं थी। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे चेक करते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई समझ लो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है वो प्रमोटर होता है, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है और स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। देखा जाए तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने के बाद वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 ऐसी भी कैटेगरी होती है, 2 ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं। अब मोस्टली बंदे क्या सोचेंगे कि भाई जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होता है वो सबसे ज़्यादा पैनिक होता है। तो फिर आपको समझ लो आपकी फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा वीक है, आपको उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो FII आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और उसके बाद आता है DII। देखा जाए तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मामला हो या फिर वो मार्केट की एनालिसिस का मामला हो, दोनों ही मामले में वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। FII का मतलब होता है वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है, या तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और एक बड़ी गिरावट वहाँ पे जन्म ले लेती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए और FII और DII की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। एक लेवल होता है, अगर मान लो FII और DII की जो होल्डिंग है वो 15%, 10-15% को क्रॉस करती है तो भाई उस स्टॉक में आपको एक बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। और अगर मान लो FII और DII की होल्डिंग 30, 35 या 40% को क्रॉस कर जाती है तो आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है।
अब बात करते हैं तीसरे सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट के बारे में, जो कि होता है स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखो, फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे मेजर किया जाता है। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन बताओ, तो जाहिर सी बात है भाई आप उस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट मुझे बताओगे और उसके टोटल रिवेन्यू के बारे में बताओगे। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन कैसे मेजर की जाती है वो आज मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर फाइनेंशियल कंडीशन चेक करनी है तो सबसे पहले उसका रिवेन्यू चेक करो। देखो, कंपनी के इनकम के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट है, उससे भी कंपनी को इनकम आती है। मार्केट में कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अदर कंपनियों के साथ टाई अप में कितना इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडीज के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है। तो काफ़ी चीज़ें होती है जहाँ से कंपनी के टोटल इनकम सोर्सेज बनते हैं और उन सारों को मिला के एक टोटल रिवेन्यू बनाया जाता है। लेकिन उसमें जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि भाई कंपनी ने अपने दम पे, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे, अपने स्टाफ के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट किया है, वही कंपनी का रियल रिवेन्यू माना जाता है। अगर कोई कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाब नहीं है तो समझ लो उस स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के दूसरे सबसे ज़्यादा मजबूत पॉइंट के बारे में, वो होता है कंपनी के रिजर्व और सरप्लस के बारे में। देखो, आपकी इनकम मान लो 50,000 या लाख रुपए और आपने धीरे धीरे करके 2-3 सालों में 10-15 लाख रुपए सेविंग कर लिया, तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी सेविंग के बेस पे मेजर की जाती है कि भाई आपके पास इतना बैकअप है। ठीक है, इसी तरह से कंपनी का जो रिजर्व होता है उससे पता चलता है भाई कंपनी डेबिट फ्री है या डेबिट के अंदर चल रही है, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस का पता चलता है। और तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट। देखो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट का मतलब होता है कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को एक सीमित दायरे तक रखती है, वो अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड नहीं करती, उनके स्कोप वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी भी होती है जो अपने बिजनेस को लगातार मार्केट में एक्सपेंड करती है, अपने बिजनेस को फैलाती रहती है। तो जिससे हमें पता चलता है भाई कंपनी ने मार्केट में आखिर कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट से पता चल जाता है। जिससे हमें ये पता चलता है भाई कंपनी मार्केट में लगातार अपने बिजनेस को फैला रही है, और जो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को फैलाती है तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्कोप भी मिलता है और उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने एक सीमित दायरे में बिजनेस करती है तो वहाँ पे स्कोप भी कम हो जाता है और वहाँ पे रिटर्न भी हमें कम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों पॉइंटों को मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी से। पिछले साल के रिटर्न, साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न, साथ में स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन, ओरिएंटल होटल स्टॉक को लेके। तो यहाँ पे इन सारे पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एक बार आप स्क्रीन पे नज़र डालिए। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो भाई ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फॉर्म में यहाँ पे है। सबसे पहले बात बता दो भाई, ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो भाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल और 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है। 4 साल में स्टॉक ने 512% का रिटर्न दिया, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और अगर मान लो 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 418% का रिटर्न दिया है, मतलब 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे करीब 4 गुना से ज़्यादा करके दिया है। तो देखा जाए तो स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए आपको स्टॉक को कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो भाई यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 67.55% थी, जो इस साल 67.55% है। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग में क्वार्टर टू क्वार्टर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार अभी भी 50% से ज़्यादा है, और दूसरा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, जिसका मतलब है कि प्रमोटर कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करने वाले हैं। अगर स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स DII और FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल DII की होल्डिंग 1.92% के आसपास थी, जो इस साल बढ़ के 2.69% हो गई है। तो देखा जाए तो अभी भी ये फ्लक्चुएशन लेवल से काफ़ी कम है, एक हेल्दी रेशियो यहाँ पे चल रहा है। और अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल FII की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल बढ़ के 0.65% के करीब हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी अभी भी FII का जो होल्डिंग रेशियो है वो फ्लक्चुएशन लेवल से काफ़ी ज़्यादा कम है, एक हेल्दी रेशियो यहाँ पे चल रहा है। अब बात करें स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके तो भाई
पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पिछले साल 21.74% थे, जो इस साल घट के 21.66% के करीब आ गया। तो देखा जाए तो माइनर सी गिरावट यहाँ पे हुई है, ठीक है, लेकिन जो रेशियो अभी यहाँ पे चल रहा है पब्लिक इन्वेस्टर्स का, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेशियो के अंदर चल रहा है। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट होल्डिंग हो जाती है तो वहाँ पे एक लेवल आपको मिल जाता है कि वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कैटेगरी में आ जाता है, चाहे वहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग 0.001 या 0.02 या 0.03 या मतलब कुछ भी हो, कोई भी अगर माइनर होल्डिंग मिल जाती है तो उसका मतलब होता है स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कैटेगरी में आ जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा वो सारा करोड़ों के अंदर चलेगा। कंपनी की अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो भाई यहाँ पे कंपनी का पिछले साल टोटल रिवेन्यू था 107 करोड़, जो इस साल बढ़ के हो गया है 123 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो पिछले साल 74 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के हो गए 87 करोड़। तो देखा जाए जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंपनी की रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, वैसे वैसे कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक सबसे मेजर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है। देखो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो जनरेट किया है वो 35 करोड़ का है। अब एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भाई कंपनी का टोटल रिवेन्यू तो 123 करोड़ है, लेकिन कंपनी ने अपने दम पे सिर्फ 35 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है, वो भी ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो बाकी प्रॉफिट कहाँ से आया? तो बाकी प्रॉफिट आया अदर इनकम से या फिर मार्केट इंटरेस्ट से या और भी इनकम सोर्सेज से। तो ये जो रिवेन्यू होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सबसे ज़्यादा मेजर होता है। अगर कोई कंपनी रिवेन्यू अगर मान लो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम नहीं है तो वहाँ पे आपको आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी कम देखने को मिल सकता है, कम रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर बात करें तो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ था, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 35 करोड़ हुआ। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अब बात करें अगर इस कंपनी के रिजर्व के बारे में तो भाई कंपनी का रिजर्व यहाँ पे 2020 में 513 करोड़ था, जो इस साल तक बढ़ के 4 साल में बढ़ के 601 करोड़ हो गया। तो भाई 4 साल में इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई है। बीच में अगर देखा जाए तो 2-3 साल स्टॉक में अगर 2021-22 में स्टॉक का जो रिजर्व था वो काफ़ी कम हुआ था, लेकिन अचानक से एक बड़ी तेज़ी स्टॉक में इस स्टॉक के रिजर्व में हमें देखने को मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब बात करते हैं स्टॉक के टोटल लाइबिलिटीज़ के बारे में। देखा जाए टोटल खर्चों के बारे में तो भाई कंपनी के टोटल खर्चे हो गए 890 करोड़ के, जो पिछले अगर 4 साल पहले देखा जाए तो 829 करोड़ थे। बीच में कंपनी ने 1-2 साल अपने जो खर्चे हैं उसको कम करने की कोशिश की है, लेकिन अचानक से फिर से कंपनी के खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, 890 करोड़ के आसपास हो गए। अब बात करते हैं कंपनी ने मार्केट में आखिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंपनी ने 2020 में 272 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जो इस साल तक बढ़ते बढ़ते 334 करोड़ हो गया। ये सबसे ज़्यादा मजबूत पॉइंट हमें देखने को मिलता है। भाई कंपनी ने मार्केट में अपने आप को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और कोई भी कंपनी अगर अपने आप बिजनेस को मार्केट में फैलाती है, एक्सपेंड करती है, तो वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे अब तक की स्टॉक के तीनों पॉइंटों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और साथ में ये अब आपको डिसीजन आपको लेना है भी कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी जो राय है, कीमती राय है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओरिएंटल होटल स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में ये तीनों पॉइंट नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को ज़रूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।